साथियों प्रणाम। इस वीडियो में हम आपको लोकसभा निर्वाचन के परिप्रेक्ष्य में पीठासीन अधिकारी की डायरी तैयार करने के बारे में बता रहे हैं। साथियों, निर्वाचन से संबंधित अत्यंत महत्वपूर्ण दस्तावेजों में पीठासीन अधिकारी की डायरी भी शामिल है। अतः इसकी एक अच्छी समझ निर्वाचन कार्य में लगे हुए पीठासीन अधिकारी और मतदान अधिकारी क्रमांक 1 को तो अनिवार्य रूप से होना ही चाहिए। हमने इस वीडियो को बनाने के लिए पीठासीन अधिकारी की डायरी के नवीनतम प्रारूप का उपयोग किया है, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर पीठासीन अधिकारी की पुस्तिका में उपलब्ध है। तो आशा है कि ये आपके लिए ज़्यादा उपयोगी सिद्ध होगा। साथियों, नए प्रारूप में एक पॉइंट और जोड़ दिया गया है। पॉइंट 19 में एक उप पॉइंट जोड़ा है। हमने उस उप पॉइंट की भी व्याख्या इस वीडियो में की है। जब आप पीठासीन अधिकारी की डायरी को तैयार करें तो बहुत साफ सुथरे अक्षरों में तैयार कीजिए, काटा पीटी मत कीजिए, कोई संदिग्ध बात मत लिखिए। कारण इसका ये है कि जब आप इसे जमा करने के लिए सामग्री जमा केंद्र पर पहुंचेंगे तो इसे लिफाफे में खुले रख कर ले जाना होगा और सामग्री जमा काउंटर पर इसकी जांच होगी, वो भी गहनता से। एक एक बिंदु को बहुत बारीकी से देखा जाता है। अगर मान लीजिए इसमें कोई अस्पष्टता हुई या विरोधाभासी जानकारी हुई तो आपको सामग्री जमा कराने में काफ़ी परेशानी होगी और उस समय तक आप बहुत थके हुए होते हैं और कभी कभी रात के 3, 4, 5 बज जाते हैं और आपकी सामग्री जमा नहीं हो पाती। उसका मुख्य कारण यही होता है कि पीठासीन अधिकारी की डायरी, मतपत्र, लेखा आदि गलत भरे हुए होते हैं। तो आइए सिलसिलेवार इसे हम समझते हैं। सबसे पहले आप पीठासीन अधिकारी की डायरी के अनुलग्नक 7 में आप सुभिन्नक मोहर लगा दीजिए। जैसे हमने यहाँ पर गोला बनाकर सुभिन्नक मोहर लिखा हुआ है। आपको सुभिन्नक मोहर मिलती है जिसमें आपके विधानसभा का क्रमांक और मतदान केंद्र का क्रमांक लिखा हुआ होता है। अब देखिए इसके 27 पॉइंट को समझते हैं। बहुत सरल है, बस एक बार अगर हमारी जानकारी में आ जाए तो हम बड़ी आसानी से पीठासीन अधिकारी की डायरी को भर सकते हैं। और एक बात और ध्यान रखिए कि इसकी कुछ एंट्रीज आप मतदान के एक दिन पहले कर पाएंगे और कुछ एंट्रीज आप मतदान की जैसे जैसे गति आगे बढ़ेगी वैसे वैसे करते चले जाएंगे। यदि तो सामग्री जमा करते समय तक, यानी मतदान समाप्त होने के बाद जब आप पैकिंग करेंगे तब तक आपकी डायरी लगभग तैयार हो गई होगी। कैसे करेंगे देखिए। नंबर 1, निर्वाचन क्षेत्र का नाम स्पष्ट अक्षरों में 27 खरगोन जा। मतदान की तारीख 13 मई 2024। मतदान केंद्र की संख्या एवं नाम 5 ब स। यह हमने उदाहरण के तौर पर लिखे हैं। आप अपने निर्वाचन क्षेत्र और उस निर्वाचन क्षेत्र की मतदान की तारीख और अपने मतदान केंद्र की संख्या और नाम अवश्य ही लिखिए। मतदान केंद्र निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? सामान्यतः शासकीय भवन में होता है। हमने शासकीय पर टिक लगा दिया है और शासकीय भवन का नाम भी लिख दिया है, शासकीय प्राथमिक विद्यालय अबस। यह अबस जगह का नाम है, हमने प्रतीकात्मक तौर पर लिखा है ताकि किसी तरह की समानता न आ सके। इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य भी आपको जानकारी देना भर है। निजी भवन के सामने डेस लगा दीजिए, अस्थायी संरचना के सामने भी डेस लगा दीजिए। चौथा पॉइंट देखिए, स्थानीय रूप से भर्ती किए गए मतदान अधिकारियों की संख्या यदि कोई हो। साथियों, यह निरंक ही आती है। आपके मतदान केंद्र पर बीएलओ यानी बूथ लेवल ऑफिसर हेल्प डेस्क लगाकर उपलब्ध रहते हैं। वो आपके मतदान केंद्र के बाहर रहते हैं, लेकिन वो स्थानीय रूप से भर्ती किए गए मतदान अधिकारियों की परिभाषा में नहीं आते हैं। तो आप बीएलओ के आधार पर कृपया यहाँ पर 1 लिखने की गलती न करें। यहाँ पर निरंक ही आता है, हमें ज़रूरत नहीं पड़ती है। यदि हमें किसी मतदान अधिकारी की ज़रूरत पड़ती भी है सहायता के लिए तो ऐसी स्थिति में हम अपने सेक्टर ऑफिसर से मांग सकते हैं। सेक्टर ऑफिसर के पास रिजर्व दल में मतदान अधिकारी उपलब्ध रहते हैं। यहाँ जानकारी निरंक आती है। 5वां बिंदु, विधिवत नियुक्त मतदान अधिकारी की अनुपस्थिति में नियुक्त मतदान अधिकारी यदि कोई हो और ऐसी नियुक्ति के कारण, यहाँ भी निरंक आता है क्योंकि हमें किसी अन्य मतदान अधिकारी की ज़रूरत पड़ती नहीं। विधिवत रूप से जो मतदान अधिकारी हमारे साथ नियुक्त होते हैं वो अनुपस्थित नहीं होते हैं। 6ठा बिंदु देखिए,
मतदान मशीन के बारे में विवरण देना है। कंट्रोल यूनिट, बैलेट यूनिट और वीवीपीएटी के बारे में 2 तरह की जानकारी देना है। कितनी संख्या में इनका उपयोग किया गया और जिन इकाइयों का उपयोग किया गया उसका क्रम संख्यांक क्या है, दोनों में अंतर समझिए। संख्या से मतलब ये है कि कंट्रोल यूनिट 1, 2, 3 कितनी यूज़ हुई है, बैलेट यूनिट 1, 2 कितनी यूज़ हुई है, या वीवीपीएटी 1 या 1 से अधिक कितनी यूज़ हुई है। और क्रम संख्या का मतलब है प्रत्येक यूनिट पर स्टिकर के माध्यम से छपी हुई लिखी हुई जो संख्या होती है उसको हम क्रम संख्या कहते हैं। जब आप कंट्रोल यूनिट को ऑन करते हैं तो वह भी क्रम संख्या दिखाती है। दोनों में अंतर समझने के बाद आइए अब हम इसको लिखने का अभ्यास करते हैं। उपयोग में लाई गई कंट्रोल यूनिट की संख्या CU सामान्यतः 1 ही का उपयोग करते हैं, इसलिए हम 01 लिखेंगे। उपयोग में लाई गई कंट्रोल यूनिट की क्रम संख्या हमने उस पर से देखकर लिख ली है, AA100005। ये काल्पनिक संख्या है साथियों, आपको समझाने के लिए लिखी गई है। आप कंट्रोल यूनिट पर से देखकर पूरी तरह से पुष्टि करने के बाद लिखिएगा। उपयोग में लाई गई मतदान यूनिट की संख्या BU01 हमने लिखा है। हम ये मानकर चल रहे हैं कि हमें न तो कंट्रोल यूनिट, न बैलेट यूनिट, न वीवीपीएटी को बदलना पड़ेगा। हम ये भी मानकर चल रहे हैं कि हमारे मतदान केंद्र पर यानी हमारे निर्वाचन क्षेत्र में और नोटा सहित कुल अधिक से अधिक 16 ही अभ्यर्थी होंगे और ऐसी दशा में एक बैलेट यूनिट से हमारा काम चल जाता है। यदि इससे इतर स्थिति है यानी ज़्यादा कैंडिडेट है और बैलेट यूनिट ज़्यादा उपयोग में आ रही है, तब आप बैलेट यूनिट की वास्तविक प्रयुक्त संख्याएं लिखेंगे। जैसा कि आप जानते हैं अधिकतम 24 बैलेट यूनिट एक कंट्रोल यूनिट के साथ जोड़कर उससे मतदान करवाया जा सकता है, लेकिन सामान्यतः जैसा अभी पूर्व में कहा एक ही बैलेट यूनिट लगती है, तो हमने यहाँ पर 01 लिखा है। उपयोग में लाई गई मतदान यूनिट की संख्या BB20004 काल्पनिक संख्या है। उदाहरण के तौर पर मतदान यूनिट का अर्थ साथियों बैलेट यूनिट है। उपयोग में लाई गई पेपर सीलों की संख्या 1 ही का उपयोग करते हैं। आपको ज्ञात है कि पेपर सील का यहाँ तात्पर्य ग्रीन पेपर सील, मॉडिफाइड ग्रीन पेपर सील से है और यह कंट्रोल यूनिट के इंटरनल कंपार्टमेंट में इंसर्ट की जाती है, वहाँ पर लगाई जाती है। 3 हमें सामान्यतः मिलती है, हम 1 का उपयोग करते हैं। उपयोग में लाई गई पेपर सीलों की क्रम संख्या साथियों यहाँ पर लिख दीजिए। जैसे मान लीजिए उसका क्रम संख्या 5 है तो 05 ऐसा आप लिख दीजिए। उसके बाद 7वां ए बिंदु देखिए, प्रदाय किए गए विशेष टैग की संख्या। सामान्यतः यह 3 संख्या दी जाती है। विशेष टैग को अंग्रेजी में आप स्पेशल टैग बोलते हैं। आपको ज्ञात है कि इसका उपयोग भी हम कंट्रोल यूनिट में करते हैं। कंट्रोल यूनिट में हम क्लोज बटन के आसपास जो टैग लगाते हैं उसे विशेष टैग कहते हैं। प्रदाय किए गए विशेष टैग की क्रम संख्या 1012 से 1014 3 मिलेंगे, हमने काल्पनिक संख्या लिखी है। उपयोग में लाए गए विशेष टैग की संख्या 1। उपयोग में लाए गए विशेष टैग की संख्यांक 1012 क्रम संख्यांक लिख दिया। उपयोग में न लाए गए और वापस किए गए विशेष टैग की क्रम संख्या 12 का हमने उपयोग कर लिया, तो अब 1013 और 1014 बची है, हम उसे वापस कर देंगे। तो हमने लिख दिया 1013 से 1014। जिन मतदान केंद्रों में वीवीपीएटी का उपयोग हुआ है उन पर लागू सिस्टम। साथियों ये 7B पॉइंट सभी पर लागू होगा। सभी जगह वीवीपीएटी का उपयोग किए जाने का प्रावधान है। उपयोग किए गए प्रिंटर की संख्या 01। अब प्रिंटर शब्द देखकर आप भ्रमित मत होइए। वीवीपीएटी वास्तव में प्रिंटर है और ये जहाँ पर प्रिंटर लिखा है उसका आशय वीवीपीएटी से ही है, वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल। तो यहाँ पर आपको एक वीवीपीएट मिलेगा, तो आप 01 लिख दीजिए। प्रिंटर यानी वीवीपीएट का सरल क्रमांक CC30005 काल्पनिक अंक है, आप सही अंक लिखिए। चलिए 8वें बिंदु पर पहुँचते हैं। ऐसे अभ्यर्थियों की संख्या जिन्होंने मतदान केंद्र पर मतदान अभिकर्ता नियुक्त किए हैं, हमने 4 काल्पनिक संख्या लिखी है। मतदान के प्रारंभ में उपस्थित मतदान अभिकर्ताओं की संख्या 4। अभिकर्ताओं की संख्या जो विलंब से आए हैं निरंक। मतदान की समाप्ति पर उपस्थित मतदान अभिकर्ताओं की संख्या 4। साथियों ये बहुत आइडियल स्थिति की हमने कल्पना की कि मॉक पोल से पहले चारों जो अभिकर्ता हैं वो वहाँ पहुँच गए और मतदान प्रारंभ होते समय वो उपस्थित रहे, कोई भी विलंब से नहीं आया, पूरे दिन भर वो वहाँ उपस्थित रहे और जब मतदान समाप्त हुआ तब भी उपस्थित रहे।
आप अपने मतदान केंद्र पर जैसी भी स्थिति हो, जैसा कि आपको ज्ञात है कि मॉकपोल प्रारंभ करते समय अगर शुरू में 2 मतदान अभिकर्ता आ गए तो हम 5:30 बजे मॉकपोल प्रारंभ कर देंगे सामान्य स्थितियों में, और नहीं आए तो हमें 15 मिनट प्रतीक्षा करना है। उसके बाद भी नहीं आए तो 5:45 बजे हम मॉकपोल प्रारंभ करते हैं, यदि मतदान प्रारंभ करने का समय 7 बजे है। तो हम जानते हैं कि अभिकर्ताओं का हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, अतः हम इनकी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए कुछ विशेष प्रयास करने चाहिए। हमें इस बात का ध्यान रखिए। जैसी भी स्थिति हो आप यहाँ पर उल्लेख कीजिए। मतदान केंद्र पर नियत मतदाताओं की कुल संख्या हमने यहाँ पर बताया है 1200-5 EDC बराबर 1205। साथियों 1200 तो निर्वाचक नामावली के अनुसार है, तो 1200 हमने वो लिख दिए। यदि मान लीजिए 5 EDC के माध्यम से यानी इलेक्शन ड्यूटी सर्टिफिकेट के माध्यम से मतदान केंद्र पर मतदान करने के लिए आते हैं, तो चूंकि हम उनका नाम भी निर्वाचक नामावली में लिख लेते हैं तो वो भी नियत मतदाता हो गए, तो टोटल संख्या हो गई 1205। आप ऐसा लिख सकते हैं। निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति के अनुसार मत देने के लिए अनुज्ञात किए गए निर्वाचकों की संख्या 850। ऐसे निर्वाचकों की संख्या जिनकी प्रविष्टि मतदाताओं के रजिस्टर में की गई 850। मतदान मशीन के अनुसार रिकॉर्ड किए गए मतों की संख्या 850। साथियों ये बहुत आदर्श स्थिति है। तीनों जगह ऐसी ही संख्या आनी चाहिए। अगर तीनों जगह ऐसी संख्या आ गई तो इसका मतलब है कि आपके मतदान केंद्र पर मतदान बिल्कुल सिलसिलेवार चला और किसी तरह की विसंगति उत्पन्न नहीं हुई। ध्यान रखिए ये 850 का आंकड़ा काल्पनिक आंकड़ा है, उदाहरण के तौर पर समझाने के लिए। आपके मतदान केंद्र पर निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति में जो आप काटते हैं, महिला मतदाता है तो गोला लगाते हैं, थर्ड जेंडर है तो आप उनके सीरियल नंबर के पास स्टार बनाते हैं, और इस तरह से हम काउंटिंग करते हैं कि निर्वाचक नामावली के अनुसार हमने कितने लोगों को मतदान करने की अनुमति दी है। साथियों इसमें EDC की संख्या भी शामिल है। जो आपको निर्वाचक नामावली मिलेगी ना, उसमें EDC वाले मतदाताओं का उल्लेख नहीं कि कौन आपके मतदान केंद्र पर EDC से मतदान करेंगे। लेकिन जैसे जैसे EDC मतदाता आते हैं तो मतदान अधिकारी क्रमांक 1 के द्वारा निर्वाचक नामावली में जो अंतिम मतदाता लिखे हुए हैं उनके बाद उसी के आगे क्रम बढ़ाते हुए EDC वालों की एंट्री करनी होती है, तो वो निर्वाचक नामावली का एक तरह से भाग बन जाता है। इसलिए हमने निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति, रजिस्टर और कंट्रोल यूनिट तीनों से 850 की हमने संख्या बताई है। आपको ज्ञात है ना, EDC का उल्लेख हम मतदाता रजिस्टर में भी करते हैं, और EDC वाला मतदाता सामान्य मतदाता की तरह कंट्रोल यूनिट, बैलेट यूनिट, VVPAT आदि के माध्यम से मतदान की प्रक्रिया संपन्न करता है। यानी जब वो मतदान देने के लिए आते हैं तो कंट्रोल यूनिट से बैलेट की कमांड दी जाती है, वो मतदान प्रकोष्ठ में पहुंचते हैं, बैलेट यूनिट से अपने पसंदीदा अभ्यर्थी के सामने के बटन को दबाकर उन्हें मतदान करते हैं और VVPAT से गिरती हुई स्लिप को देखते हैं। तो इसलिए रजिस्टर में भी उनकी एंट्री हो जाती है, मतदान मशीन में यानी कंट्रोल यूनिट में हो जाती है, और चिन्हित प्रति में भी हम उनका नाम लिख देते हैं। आगे बढ़िए। इसी में चौथा बिंदु, मतदाताओं की संख्या जिन्होंने मत न देने का विनिश्चय किया हो, यदि हो तो सामान्यतः निरंक आती है। लेकिन कभी कभी किसी मतदान केंद्र पर ऐसा देखने को मिलता है कि कोई मतदाता मतदान केंद्र पर आने के बाद मतदान अधिकारी क्रमांक 1 के समक्ष अपनी पहचान सुनिश्चित करवा लेता है, निर्वाचक नामावली में लाइन खींचना आदि का काम भी संपन्न करवा लेता है, मतदान अधिकारी क्रमांक 2 के पास मतदाता रजिस्टर में एंट्री, हस्ताक्षर और अमिट शाही लगवाना और पर्ची लेने का काम भी वह संपन्न कर लेता है, मतदान अधिकारी 3 को पर्ची दे देता है, मतदान अधिकारी 3 कंट्रोल यूनिट में बैलेट की कमांड भी दे देता है, और तब मतदाता कहता है कि मैं वोट नहीं दूंगा। उसके अपने कुछ कारण हो सकते हैं। एक दो बार समझाने का प्रयास करने के बावजूद भी अगर वो मत न देने के विनिश्चय पर अडिग रहते हैं तो बिना मत दिए उन्हें जाने का अधिकार होता है। सामान्यतः ऐसी स्थिति नहीं आती, इसलिए यहाँ पर निरंक आता है। अगर ऐसी कोई स्थिति आए तो आप यहाँ पर 01 लिखेंगे, और ऐसी स्थिति आने पर साथियों मतदाता रजिस्टर में संख्या बढ़ जाती है, निर्वाचक नामावली में भी संख्या बढ़ जाती है, उसकी एंट्री हो जाती है, लेकिन मतदान की जो अपनी मशीन है कंट्रोल यूनिट, उसके अंदर इसकी एंट्री नहीं होती है। ऐसी स्थिति में 1 का अंतर आ जाता है, तो सामान्यतः निरंक आएगा, अतः वैसी परिस्थिति नहीं आएगी। आप यदि चाहेंगे तो हम एक ऐसा वीडियो
बनाने का भी प्रयास करेंगे पीठासीन अधिकारी की डायरी पर, जिसमें सभी प्रकार की परिस्थितियों को शामिल करें। आइए अब दो हस्ताक्षर होंगे यहाँ पर, ध्यान रखिएगा। मतदान अधिकारी प्रथम यानी प्रथम मतदान अधिकारी के हस्ताक्षर होंगे, उनका नाम भी लिखवा दीजिए, हस्ताक्षर करवा दीजिए। मतदान अधिकारी दो के भी नाम लिखे जाएंगे और हस्ताक्षर होंगे। कारण इसका क्या है? इसका कारण है क्योंकि एक निर्वाचक नामावली के प्रभारी हैं और दूसरे जो सज्जन होते हैं वो मतदाता रजिस्टर के प्रभारी होते हैं, इसलिए दोनों के हस्ताक्षर होते हैं इन डेटा की पुष्टि के लिए। ये जो 850 लिखे हैं वो इनका प्रमाणीकरण कर रहे हैं। आगे देखिए, निर्वाचकों की संख्या जिन्होंने मत दिए। हमने यहाँ काल्पनिक डेटा बताया है, पुरुष 450, महिला 400, थर्ड जेंडर 00 और कुल 850। ये जो संख्या है महिला पुरुष अन्य मतदाता की, ये इससे मेल खानी चाहिए। यहाँ भी हमने 850 बताया और यहाँ भी 850। यहाँ पर जब सामग्री जमा कराने के लिए आप आते हैं तो यहाँ पर ही आपसे गड़बड़ होने की आशंकाएं ज़्यादा होती है और बहुत काटपीट करना पड़ती है और बहुत भीड़ होती है वहाँ पर। सामग्री जमा करने वाली टीम भी बहुत परेशान होती है, तो इस बिंदु को आप अच्छे से समझ लीजिए। यह टोटल मिल गया। अब आगे बढ़ते हैं। अभ्याक्षेपित यानी चैलेंज्ड मत सामान्यतः निरंक होते हैं। अगर ऊपर निरंक आ गया तो स्वीकृत संख्या निरंक, अस्वीकृत संख्या निरंक, जब्त की गई रकम भी निरंक होती है। लेकिन अभ्याक्षेपित मत अगर आता है तो तदनुरूप हम एंट्री करते हैं। इसके संबंध में हमने एक विस्तृत वीडियो अपने चैनल पर अपलोड किया है, आप वहां से देख सकते हैं। 13, उन व्यक्तियों की संख्या जिन्होंने निर्वाचन ड्यूटी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करके मत दिए हैं। तो इस बार ध्यान रखिए साथियों, लोकसभा निर्वाचन में हर मतदान केंद्र पर ईडीसी से मतदान होगा। 4 तो वही व्यक्ति होंगे जो मतदान दल के सदस्य यानी पीठासीन अधिकारी, मतदान अधिकारी 1, 2, 3 वो तो ईडीसी से मतदान करेंगे ही, और एक पुलिस अधिकारी होते हैं आपके साथ सुरक्षा के लिए, उनके पास भी ईडीसी होगा। इसके अलावा कुछ और लोग भी आ सकते हैं। अतः 13वें बिंदु पर आप ध्यानपूर्वक एंट्री कीजिएगा। 13A, विदेशी निर्वाचकों की संख्या जिन्होंने वोट दिए सामान्यतः निरंक होता है। उन निर्वाचकों की संख्या जिन्होंने साथियों की सहायता से मत दिया, ये कुछ संख्या में आ सकते हैं। यदि आते हैं तो आप संख्या लिखिए, अन्यथा आप यहाँ निरंक लिखिए। यदि आप यहाँ पर संख्या लिख रहे हैं तो आप ध्यान रखिए कि आपको घोषणा भी भरवानी होती है, इनकी सूची भी बनती है, उसमें भी उल्लेख करना होता है। प्रॉक्सी द्वारा किए गए मतदाताओं की मतों की संख्या सामान्यतः निरंक होती है। आपको पता है CSV यानी क्लासिफाइड सर्विस वोटर में कुछ ऐसे पदाधिकारी होते हैं जो अपनी ड्यूटी के चलते मतदान के दिन मतदान केंद्र पर आकर मतदान नहीं कर सकते हैं। ऐसे में उन्हें प्रॉक्सी के द्वारा मतदान करवाए जाने का अधिकार दिया गया है। प्रॉक्सी का मतलब होता है प्रतिनिधि, उनकी तरफ से वो आते हैं और उनकी तरफ से वोट डालते हैं, वो भी मशीन के माध्यम से। निविदत्त मतों की संख्या निरंक सामान्य तो होती है। निविदत्त मत से तात्पर्य आप पहले से समझ गए हैं, ऐसे मत से है जिसमें वास्तविक मतदाता जब मतदान करने के लिए आता है तो पता चलता है कि उसके नाम से कोई और पहले ही मतदान कर चुका है और पहले जो मतदाता आया था उसने मशीन की सहायता से मतदान कर दिया है। बाद में जो वास्तविक मतदाता आता है वह छपे हुए बैलेट पेपर के माध्यम से मतदान करता है। इस छपे हुए बैलेट पेपर को हम निविदत्त मत कहते हैं। इसकी संख्या सामान्यतः निरंक होती है। 17वां बिंदु देखिए, निर्वाचकों की संख्या जिनमें उनकी उम्र के बारे में घोषणाएं प्राप्त की, जिन्होंने ऐसी घोषणा करने से इनकार किया। साथियों, इसमें भी निरंक आता है। यह मसला क्या है? यह ऐसा मसला है कि कोई मतदाता आपके मतदान केंद्र पर आया और उसको देखकर आपको लगता है कि ये बहुत छोटा सा बच्चा दिख रहा है और इसकी उम्र 18 वर्ष नहीं हुई है, लेकिन उसका नाम तो मतदाता सूची में है और वो तो मतदान करेगा ही, ईपिक भी लाया है, वैकल्पिक दस्तावेज लाया है, तो हम उसे वापस नहीं भेज सकते। लेकिन चूंकि हमें संदेह है कि वो 18 वर्ष का नहीं हुआ तो इसका प्रावधान है, एक घोषणा होती है, उस घोषणा पत्र को उससे भरवा लीजिए। अगर वह घोषणा पत्र को भरने से इनकार कर देता है तो भी कोई बात नहीं, आप लिख दीजिए कि उसने घोषणा करने से इनकार कर दिया। 18वां बिंदु, क्या मतदान स्थगित करना आवश्यक था? यदि ऐसा था तो ऐसे स्थगन के कारण। सामान्य स्थितियों में ऐसी कोई घटना नहीं होती, इसलिए हम यहाँ पर नहीं लिख देंगे, क्योंकि आजकल जो संवेदनशील मतदान केंद्र हैं वहाँ पर भी सुरक्षा की चाक चौबंद व्यवस्था होती है और 18वां बिंदु सामान्यतः नई में ही वर्णित होता है। 19 देखिए, इसको विशेष ध्यान से देखिए। यहाँ भी गलती करके मतदान दल सामग्री जमा केंद्र पर पहुँचते हैं। प्रत्येक 2 घंटे में डाले गए मतों की संख्या।
अब यहाँ देखिए 7 बजे से पूर्वाह्न 9 बजे तक, यानी 2 घंटे की जानकारी दी। जैसे हमने यहाँ 300 बताया, सुबह सुबह का समय है, जल्दी से वोट डालने की प्रवृत्तियाँ होती हैं गांव में, बड़ी संख्या में वोटिंग हो गई। काल्पनिक आंकड़े हैं, बार बार इसलिए बोल रहे हैं कि कहीं कोई मतदान दल इन्हीं की अनुकृति ना कर ले। 9 बजे पूर्वाह्न से 11 बजे पूर्वाह्न तक 200। देखिए 2-2 घंटे के लिख रहे हैं। हाँ, 7 बजे से 11 बजे नहीं, 7 से 9, 9 से 11, फिर 11 बजे से 1 बजे तक 150, 1 बजे से 3 बजे तक 50, 3 बजे से 5 बजे तक 100। ये जो पीठासीन अधिकारी की डायरी का प्रारूप है, ये उस समय बना हुआ है जब सामान्यतः मतदान का समय 5 बजे समाप्त हो जाता था, लेकिन हमने विधानसभा में देखा कि समय 6 बजे तक का था। अभी जब लोकसभा का समय घोषित होगा, हो सकता है वीडियो बनने तक या इसके बाद घोषित हो, तो अगर बाद में 6 बजे तक चलता है तो हमें एक लाइन इस तरह से जोड़ लेना है, 5 बजे अपराह्न से 6 अपराह्न तक 50। हो सकता है कि आपके जिला निर्वाचन कार्यालय से जो आपको प्रारूप दें उसमें इस तरह की एंट्री हो, तो हाथ से लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अभी जो संख्या लिखी है साथियों, इसका टोटल भी इस टोटल के समान होना चाहिए। कौन से टोटल के? इस टोटल के। 850 था। आइए जोड़ कर देखते हैं हम। अगर ये अंतर रहता है तो फिर काटापीटी होती है और आपको दिक्कत होती है। 300, 200, 500, 650, 700, 800 और 850। बस इसी तरह से आप लिखिए, टोटल हमारा मिल गया काल्पनिक आंकड़ों का। ये एक नया पॉइंट जोड़ा है 19 भी, आगमन पत्रक के अनुसार केंद्रों पर आगंतुकों का विवरण। साथियों, आपको एक और प्रपत्र मिलता है जिसको विजिट शीट कहते हैं, और इस विजिट शीट को भरने का काम उन अधिकारियों प्राधिकारियों द्वारा किया जाता है जो आपके मतदान केंद्र को विजिट करते हैं। उस विजिट शीट में से देखकर आप यहाँ पर लिख सकते हैं। क्रम संख्या, कौन कौन आगंतुक आ सकते हैं, देखिए उनके नाम लिखे हैं। प्रेक्षक, DEO, RO, सेक्टर मजिस्ट्रेट, जोनल मजिस्ट्रेट। प्रेक्षक एक बहुत बड़े अधिकारी होते हैं, वो कुछ मतदान केंद्रों पर जाते हैं। DEO यानी डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर, जिला निर्वाचन अधिकारी यानी कलेक्टर साहब। RO यानी रिटर्निंग ऑफिसर, खरगोन लोकसभा के रिटर्निंग ऑफिसर जो हैं वो खरगोन जिले के कलेक्टर हैं। फिर सेक्टर मजिस्ट्रेट होते हैं यानी सेक्टर ऑफिसर होते हैं। जोनल मजिस्ट्रेट अगर हैं तो ये आपके मतदान केंद्र को विजिट करते हैं, तो उनका नाम लिख देंगे पद का कि कौन सा उनका पद का नाम है, कितनी बजे वो आए हैं, अगले कॉलम में ये लिखेंगे हम। मतदान प्रक्रिया का संक्षिप्त विवरण, शांतिपूर्ण घटना यदि कोई है, सामान्यतः शांतिपूर्ण ही चलता है। यहाँ ध्यान रखिए, आगमन के समय डाले गए मतों की संख्या, 2 सोर्सेज से मतों की संख्या लिखना है। प्रारूप 17 क के अनुसार यानी मतदाता रजिस्टर के अनुसार, और EVM के अनुसार यानी कंट्रोल यूनिट के अनुसार। तो जब भी ये सज्जन आएंगे तो आप देख लीजिए कि मतदाता रजिस्टर में उस समय कितने वोट डले थे, 120 जैसे उदाहरण बताया, और कंट्रोल यूनिट का टोटल बटन दबाकर देख लीजिए, उस पर भी 120 आना चाहिए। साथियों, ये संख्या समान आनी चाहिए, इस बात को आप विशेष ध्यान रखिए। कुछ 1-2 प्रकरण ऐसे हैं जब ये संख्या विधिवत कारणों से अलग आ सकती है, लेकिन ध्यान रखिए कि भूलवश ये संख्या अलग नहीं होनी चाहिए। बी से देखिए, मतदान समाप्त होने के समय पंक्तिबद्ध मतदाताओं को दी गई पर्चियों की संख्या सामान्यतः निरंक होती है। आपके मतदान केंद्र पर मतदान समाप्ति के समय अगर कुछ मतदाता पंक्तिबद्ध हैं तो उन्हें मतदान समाप्ति के बाद भी मतदान करने का अधिकार होता है, उन्हें पर्चियां दी जाती है। अगर ऐसी कोई पर्चियां दी गई तो उनकी संख्या लिख दीजिए। अंतिम मतदाता के मत देने के पश्चात मतदान समाप्ति का समय, चूंकि हमने कोई पर्ची नहीं बांटी इसलिए हमने मतदान समाप्ति का समय जो निर्धारित है 6 बजे वो कर दिया। मान लीजिए आपके यहाँ पर्चियाँ बांटी 6:30 बजे अंतिम मतदाता ने मतदान किया, तो आप वो समय डालिए। निर्वाचन अपराधों का विस्तृत विवरण, 21वां बिंदु, मामलों की संख्या निरंक, सामान्यतः निरंक होते हैं। और कौन कौन से अपराध होते हैं देखिए, मतदान केंद्र से 100 मीटर की दूरी के अंदर मत का प्रचार, मतदाताओं द्वारा प्रतिरूपण करना निरंक, मतदान केंद्र पर किसी सूचना की सूची को या अन्य दस्तावेज को कपटपूर्वक बिगाड़ना, नष्ट करना या हटाना निरंक, मतदाताओं को रिश्वत देना निरंक, मतदाताओं और अन्य व्यक्तियों को भयभीत करना निरंक, मतदान केंद्र पर कब्जा करना निरंक। यह आदर्श स्थिति है। यदि आपके मतदान केंद्र पर इनमें से कोई घटना घटित होती है तो उसका स्पष्ट उल्लेख आप अवश्य कीजिए। क्या निम्नलिखित कारणों से मतदान में विघ्न या बाधा उपस्थित हुई? 22वां पॉइंट, बलवा नहीं, खुली हिंसा नहीं, प्राकृतिक विपत्ति नहीं, बूथ पर कब्जा नहीं, मतदान मशीन का विफल होना नहीं, अन्य कोई कारण नहीं,
उपयुक्त के बारे में ब्यौरा दें। चूँकि कुछ हुआ ही नहीं तो हमने लिख दिया निरंक। इसमें से मतदान मशीन कभी कभी हमारी ख़राब हो जाती है। अगर मान लीजिए वास्तविक मतदान के दौरान मतदान मशीन खराब होती है और कुछ समय की बाधा उत्पन्न होती तो आप अनिवार्य रूप से यहाँ लिखिए, क्योंकि मतदान मशीन बदलने का पूरा विवरण सब जगह उपलब्ध होता है। तो 5वें पॉइंट को तब हमें भरना है जब हम कंट्रोल यूनिट, बैलेट यूनिट, वीवीपीएटी आदि को परिवर्तित करते हैं। इनको परिवर्तित करने का भी एक अपने आप में नियम है, हम एक वीडियो से आपको समझाएंगे। 23वां बिंदु, क्या मतदान केंद्र पर उपयोग में लाई गई किसी भी मतदान मशीन को पीठासीन अधिकारी की अभिरक्षा में से अवैधानिक रूप से छीनकर या आकस्मिक या जानबूझकर गुम या नष्ट करके, नुकसान पहुंचाकर या छेड़छाड़ करके मतदान को दूषित किया गया है? कृपया ब्यौरा दें। सामान्यतः ऐसी घटना नहीं होती, इसलिए हमने लिख दिया है नहीं। आपके मतदान केंद्र पर ऐसा कुछ होता है तो उल्लेख कीजिए। 24वां बिंदु देखिए, अभ्यर्थियों अभिकर्ताओं द्वारा की गई गंभीर शिकायतें यदि कोई हो, हमने लिखा है नहीं। शब्दों पर ध्यान दीजिए, गंभीर शिकायत। छोटी मोटी शिकायतों का उल्लेख करने का यहाँ हमसे अपेक्षित नहीं किया गया। कोई बड़ी शिकायत हो, गंभीर शिकायत हो तो उल्लेख करना है। विधि तथा व्यवस्था को भंग करने संबंधी मामलों की संख्या निरंक। मतदान केंद्र पर की गई त्रुटियों और अनियमितताओं की रिपोर्ट यदि कोई हो, निरंक। अगर आपके मतदान केंद्र पर इस तरह की कोई घटना हो तो लिखिए, अन्यथा निरंक। क्या आपने मतदान के प्रारंभ के पूर्व और यदि आवश्यक हो मतदान के बीच, जब किसी नई मतदान मशीन का उपयोग में लाने के पूर्व मॉक पोल करना आवश्यक तथा मतदान की समाप्ति पर जो आवश्यक हो घोषणाएं की? हाँ। साथियों, इस बिंदु पर आप भ्रमित मत होइए। इसमें लिखा है कि यदि आवश्यक हो तो मतदान के बीच में जब नई मतदान मशीन का उपयोग किया हो। अगर आवश्यक नहीं हो तो नहीं किया। आप ज़्यादा ही सावधानी बरतना चाहते हैं तो यदि से लगाकर आपने नई मतदान मशीन के उपयोग में लाने, यहाँ तक आप एक लाइन से काट दीजिए। अगर आपके मतदान केंद्र पर मशीन को बदलना नहीं पड़ा और मशीन को बदलना पड़ा तो यथावत ये इबारत उपयोग में आ जाएगी, इसलिए हमने इस पर काटपीट नहीं की। अगर नहीं बदलते हैं तो कहाँ से आप काटपीट करेंगे? आवश्यक हो मतदान के बीच जब किसी नई मतदान मशीन का उपयोग में, यहाँ तक काट दीजिए और हाँ लिख दीजिए। यहाँ हाँ ही आएगा, क्योंकि मतदान प्रारंभ के पूर्व और मतदान समाप्ति के बाद घोषणा तो करनी ही होती है। मॉक पोल करना भी आवश्यक होता है शुरू में, तो ये सब चीज़ें हाँ आएगी। जो अप्रासंगिक है उसे काट दीजिए। स्थान 5 अबस, तारीख 13 मई 2024, पीठासीन अधिकारी प्रकाश कुमार, उसके हस्ताक्षर हमने कर दी है। सब काल्पनिक डेटा है, आप वास्तविक लिखिए। देखिए, निर्देश लिखा है कि यह डायरी मतदान मशीन, विजिट सीट, पर्यवेक्षक की 16 पॉइंट रिपोर्ट और अन्य मुहरबंद पत्रों के साथ रिटर्निंग ऑफिसर को भेजनी चाहिए, यानी सामग्री जमा केंद्र पर लेकर जाना चाहिए। तो आशा है यह वीडियो आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगा, क्योंकि इसमें एक एक बिंदु को स्पष्टता से समझाया गया और जहां आवश्यकता पड़ी वहां व्याख्या भी की गई। आप भारतवर्ष के किस राज्य से, किस लोकसभा निर्वाचन से इस वीडियो को देख रहे हैं, कृपया कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। हमें बहुत प्रसन्नता होती है जब हमें पता चलता है कि मध्य प्रदेश के एक छोटे से ज़िले बड़वानी से किया गया यह प्रयास भारत के अन्य राज्यों जैसे गुजरात, राजस्थान, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड आदि अन्य राज्यों में पहुंचता है। और वहां से हमारे सम्माननीय साथी जब कमेंट में अपने राज्य का उल्लेख करते हैं तो हमें गर्व और खुशी दोनों होती है। हम आपको जानकारी दे रहे हैं, आप हमें गर्व और खुशी प्रदान कीजिए। इस वीडियो में इतना ही। मुझे यह जानकारी देने का अवसर देने के लिए करियर एडवाइस चैनल की संचालिका प्रीति गुलवाने जी और उनकी परिश्रमी टीम के प्रति बहुत बहुत आभार। आप सभी को सफल निर्वाचन के लिए शुभकामनाएं। नमस्कार।